डेटा कहता है कि हिंदुस्तान में 800 से 1000 लोगों के बीच में एक इंसान डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसके लिए पूरी ज़िंदगी आपको केयर की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ लॉन्ग केयर जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए लोगों को होता है। सेल्फी प्लीज़ एक फ़िल्म के तौर पर यही बात कहना चाहती है कि तो कहने को ये 20 मिनट की फ़िल्म है, लेकिन उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जो न सिर्फ डाउन सिंड्रोम को लेकर हैं बल्कि परिवार को लेकर भी हैं। हेलो, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जिनका बनना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये फ़िल्में एक ऐसा मैसेज देकर जाती है जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसी ही एक फ़िल्म है सेल्फ़ी प्लीज़, जिसकी राइटर और डायरेक्टर अनु सिंह चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे समझेंगे कि मैंने आखिरकार ऐसा क्यों कहा, ऐसा उस मूवी में क्या कुछ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इस मूवी के बारे में समझना चाहूँगी। सेल्फ़ी प्लीज़ इसका नाम है, लेकिन जो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, एक ऐसा टॉपिक ये है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डाउन सिंड्रोम को लेकर ये है। तो थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। डाउन सिंड्रोम एक किस्म का कंजेनाइटल जन्मजात कंडीशन होता है जिसमें क्रोमोसोम 21 जो होता है उसकी मात्रा अगर अधिक हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किसी में भी हो सकता है। डेटा कहता है कि हिंदुस्तान में 800 से 1000 लोगों के बीच में एक इंसान डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि चौथे या पाँचवें महीने में फीटस में पता चल सकता है कि डाउन सिंड्रोम जैसा कंडीशन फीटस में है या नहीं, और इसका पता किया जाना अब अचानक से इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि डाउन सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसके लिए पूरी ज़िंदगी आपको केयर की ज़रूरत पड़ती है। इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस होते हैं, ग्रोथ के चैलेंजेस होते हैं, सबसे बड़ा मसला जो होता है वो हेल्थ का होता है। इम्यूनिटी बहुत लो होती है, कई लोगों को हार्ट के कंडीशंस होते हैं। तो एक लाइफ लॉन्ग केयर जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए लोगों को होता है। हमारे देश में इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आबादी डाउन सिंड्रोम या किसी भी किस्म के न्यूरो डाइवर्जेंस की कंडीशन के साथ होने के बावजूद ना हम अभी तक उनको अपनी जनगणना में शामिल कर पाए हैं, ना उसको लेकर किसी भी किस्म की एडवोकेसी इस लेवल की हो पाई है जहाँ पर उनके केयर गिवर्स के लिए या उनकी ट्रेनिंग के लिए या उनके फाइनेंशियल डिपेंडेंस के लिए या मेडिकल ज़रूरतों के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम अभी भी बहुत पीछे हैं उस लिहाज से। डाउन सिंड्रोम कहने को एक किस्म का सिंड्रोम है, लेकिन हर इंसान के लिए वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। और सेल्फी प्लीज़ एक फ़िल्म के तौर पर यही बात कहना चाहती है कि भाई अगर ये कंडीशन है तो उसके साथ परिवार के बीच में कुछ चुनौतियाँ होंगी और उन चुनौतियों का सामना हर रोज़ करना होता है। तो वो क्या चीज़ है जो बांध के रखती है परिवार को या तोड़ देती है, और कैसे इस कंडीशन के साथ रहते हुए भी हार्मनी बचाई रखी जा सके परिवार में, और कैसे हर इंसान जो स्पेशल एबिलिटी के साथ के इंसान के इर्द गिर्द जी रहा होता है उसको देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो इस फ़िल्म के केस में माँ की भूमिका जो जिन्होंने निभाई है वो केयर टेकर हैं, तो उनकी कहानी के ज़रिए हमने कहने की कोशिश की है। तो कहने को ये 20 मिनट की फ़िल्म है, लेकिन उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जो न सिर्फ डाउन सिंड्रोम को लेकर हैं बल्कि परिवार को लेकर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतना अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होंगी कि जो इस टॉपिक को छेड़ती होंगी। तो आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपको कैसे लगा कि आपको जो है इस टॉपिक पर मूवी बनानी चाहिए? अनन्या जो हैं, जो फ़िल्म में भूमिका निभा रही हैं, डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी, वो मेरी छोटी बहन है। वे मेरी मौसी की बेटी हैं। मेरी उम्र 21-22 साल की रही होगी जब वो पैदा हुई। मेरे परिवार के सबसे छोटे बच्चों में से हैं। तो बहुत करीब से मैंने देखा था उनकी चुनौती, और तब जब मैं भी खुद दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, तो ये तो समझ में आ गया था कि उनके रोज़-रोज़ के अनन्या इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग पीपल जिनको मैं जानती हूँ। उसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत एक्सप्रेसिव है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी अपनी
कमियां हैं, सबसे कमियां इन द सेंस दैट रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है बहुत सारी चीज़ों की, या एकेडमिक लर्निंग वो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट होना पड़ता है उसको। तो ये देखा था हमेशा से, और उसके बाद भी मुझे लगता था कि अनन्या की कहानी फिर भी उम्मीद की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, परिवार को बांधने की कहानी है। और इसी कहानी को किस तरह से कहा जाए कि ये एक उम्मीद की कहानी बने और परिवार के प्रेम की कहानी बने, तो इसलिए फिर सेल्फ़ी प्लीज़ पहले पेपर पे उतरी और उसके बाद फिर स्क्रीन पर आई। तो अगर हमारे दर्शकों को ये मूवी देखनी हो तो कहाँ वो देख सकते हैं? फ़िलहाल तो ऐसी ही स्क्रीनिंग्स में देखना होगा, अच्छा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, और आप जैसे सुधी दर्शकों और मीडिया के लोगों के ज़रिए भी, कि जल्दी ही यूट्यूब या ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल कराई जा सके जहाँ पर दूर-दूर तक ये फ़िल्म पहुँचे। बट फ़िलहाल हम इंस्टीट्यूशंस के साथ इसकी छोटी-छोटी फ़ोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस के साथ इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि फ़िल्म जो बात कहना चाहती है, जैसे हम और आप जो माइक के ज़रिए वो बातचीत कर रहे हैं, उसके ज़रिए वो बात पहुँच जाए और सिर्फ एंटरटेनमेंट के इरादे से ये फ़िल्म ना देखी जाए। तो बहुत जल्द यूट्यूब पे देखने को मिलेगी ये फ़िल्म। एक और मैं बात पूछना चाहूँगी क्योंकि आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो चैलेंजेज़ आपने क्या फ़ेस करे मूवी को डायरेक्ट करने में और किससे आपने वो रोल करवाया? आप बताना चाहेंगे? जी, सो अंजलि और अनन्या तो दोनों वो बच्चियाँ हैं जिनको मैंने बचपन से देखा था, तो मुझे मालूम था कि उनके हुनर का भी मुझे पता था। अंजलि जो, क्योंकि वो ओडिसी डांसर है, मेरी बहुत करीबी पारिवारिक दोस्त की बेटी है, उसको मैंने 3 साल की उम्र से देखा है और वो 4 साल की उम्र से ओडिसी सीख रही है। तो बहुत नेचुरल था, मुझे पता था कि मैं उसके साथ एक्टिंग करवा लूँगी। विकास और सारिका दोनों बहुत नामचीन एक्टर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और ओटीटी पे उनका काफ़ी सारा काम है। सारिका और विकास दोनों का फ़िल्मों में बहुत काम है। विकास को शायद आप सीआईडी के थ्रू देखे होंगे, या काला पानी में आपने देखा होगा। तो ये वो दोनों दोस्त थे जिनके साथ मैंने काम किया था, और जब मैंने फ़िल्म की स्क्रिप्ट उनसे शेयर की और पूछा कि वो रोल करेंगे, तो बिना किसी सवाल के उन्होंने हामी भर दी, और न सिर्फ ये रोल किया एज़ एक्टर्स, बल्कि एज़ मेंटर्स इन दोनों लड़कियों को एक्टिंग में ट्रेन भी किया, वर्कशॉप्स किया उनके साथ, तो उसका सपोर्ट मुझे बहुत मिला। आपका पहला सवाल था कि डायरेक्टर और राइटर की चुनौतियाँ क्या है? फ़िल्म मेकिंग अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोज़िशन है, बहुत रिसोर्सेज़ लगते हैं, तो उसमें एक-एक शॉट की कीमत होती है। हर चीज़ जो आप शूट कर रहे होते हैं, उसके पीछे खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे रिसोर्सेज़ के तौर पर जुटा पाना, और उसके बाद फिर ये देख पाना कि जो आपने रिसोर्सेज़ जुटाए हैं, उनका बेजां इस्तेमाल ना हो। एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही होती है। और सेल्फ़ी प्लीज़ के लिए भी हमको इस चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सेल्फ़ फंडेड और सेल्फ़ प्रोड्यूस्ड फ़िल्म थी। तो ये तो हमने एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स और दोस्तों की, जिनको इस कहानी में भरोसा था, उनके दम पर ये फ़िल्म बनाई है। इसका संगीत तैयार किया, इसका साउंड डिज़ाइन किया, इसकी कोरियोग्राफ़ी की। उसमें दोस्ती यारी बड़ी काम आती है, और आप मानेंगी नहीं, पर मीडिया की दोस्ती यारी बड़ी काम आती है, क्योंकि मेरे जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड है। 20 साल पहले की दोस्तियाँ भी काम आई और अब भी तक काम आ रही हैं। तो पहली फ़िल्म तो इसी तरह की बनती है, और पैशन प्रोजेक्ट जो ख़ास तौर पे होता है, जिसकी मंशा कमर्शियली सक्सेसफुल होने की नहीं होती, बल्कि लोगों तक पहुँचने की होती है, उसमें तो और भी ज़्यादा ये काम आता है कि आप कैसे पैशन के साथ एक प्रोजेक्ट को बना पाते हैं। सो सेल्फ़ी प्लीज़ उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। तो आपने आगे के लिए किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, इसी तरह का प्रोजेक्ट लेना है या कुछ अलग? कोशिश तो ऐसे करनी है कि कमर्शियली सक्सेसफुल स्क्रीन राइटर इतना हो जाए कि ऐसे अपने आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स फंड करते रहें। लेकिन फ़िल्म मेकिंग की एक और ख़ास बात है, आपको पता नहीं होता कि कब क्या बन के आएगा। आप लिखते आज हैं और वो चीज़ बनती 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद है। आप 10 चीज़ें लिख रहे होते हैं स्क्रिप्ट पे, तो कई बार उनमें से 1 या 2 बन पाती है। मुझे कहा जाता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस लिहाज़ से अच्छा रहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पिछले 5 सालों में मेरे 8 से 10 काम बाहर आए, जिसमें मिसेज़ जैसी फ़िल्म थी, या आर्या जैसा बहुत सक्सेसफुल शो था। लेकिन इन सब के पीछे सालों साल लग जाते हैं। तो आज मैं जिस फ़िल्म पर काम कर रही हूँ, शायद उसके बारे में मैं और आप 5 साल बाद बात करेंगे, और तब हम उसकी जर्नी के बारे में फिर सोच समझ के फिर कि उससे क्या सीखा, फिर उस पे चर्चा कर पाएँगे। स्क्रीनिंग मूवी की कौन से शहरों में लग रही है? अगर देखने में कोई इंटरेस्टेड हो तो कहाँ? अभी तक तो हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मेलबर्न, अम,
इन जगहों पर, मुंबई, इन जगहों पे स्क्रीनिंग हो चुकी है और होती रहेगी। कुछ फ़िल्म फेस्टिवल्स के ज़रिए होगी और कुछ पर्सनल और प्राइवेट स्क्रीनिंग्स होंगी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होंगे, जैसे भोपाल में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ होगा। तो मैं उन सारी डिटेल्स को अपने पेज पर डालती रहती हूँ और हमारे दोस्त भी हैं जो शेयर करते रहते हैं, तो जिनको भी दिलचस्पी हो, और फ़िल्म फेस्टिवल्स में तो वैसे भी फ़िल्में आके देखना चाहिए क्योंकि बहुत कमाल का काम देखने को मिलता है। वो जो आप सिनेमाघरों में नहीं देख पाते या फिर अपने ओटीटी पे नहीं देख पाते, तो फ़िल्म फेस्टिवल्स पे नज़र रखिए। और ख़ास तौर पे हमारे देश में तो बहुत कमाल के फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं। अभी धर्मशाला फ़िल्म फेस्टिवल होगा, तो होपफुली उसमें फ़िल्म दिखाई जाएगी, और ये ना भी दिखाई जाए तो बहुत कमाल की और फ़िल्में दिखाई जाएँगी। तो फ़िल्म फेस्टिवल ज़रूर देखें, फ़िल्मों में दिलचस्पी रखने वाले। मेरी यही गुज़ारिश है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ अनु सिंह चौधरी, जिनकी मूवी सेल्फी प्लीज़ एक शॉर्ट फिल्म है और अभी वो फिल्म फेस्टिवल्स में देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने कहा है जल्द ही इसे सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है डाउन सिंड्रोम के इस मुद्दे पर कितनी और फ़िल्में बननी चाहिए? कितने इस मुद्दे को और उठाया जाना चाहिए? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।